देखो भाई, पीओपी बॉन्ड कितने हैं वो अपन लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर पार्ट वन का जो डाउट है अपने पास, तो जिसके जो भी डाउट्स हैं वो लिखता जाएगा, मैं डाउट बताता जाऊंगा फॉर पार्ट वन के। फिर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में अपन को गिवन है द परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर इन पीपी बॉन्ड इन द P4। तो ठीक है ना, लिखो ना, देखना। P4 का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया होगा, फास्फोरस दैट इज रेड फास्फोरस और व्हाइट फास्फोरस। तो व्हाइट फास्फोरस इज दिस, ऐसे होता है क्योंकि रेड फास्फोरस तो पॉलीमेरिक होता है। तो लो भाई, ऐसे होता है पीपी बॉन्ड। फास्फोरस के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 मैंने बॉन्ड बना रखे हैं, ये हो गया भाई। तो अगर अपन पीपी बॉन्ड की बात करेंगे तो इसमें ये पीपी बॉन्ड है और sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये 60 डिग्री बॉन्ड एंगल होते हैं सभी फास्फोरस में, हर एक पे एक लोन पेयर है। तो 60 डिग्री बॉन्ड एंगल हो गए। तो तुम मुझे बताओगे इसमें कितने 60 डिग्री बॉन्ड एंगल होंगे? व्हाइट फास्फोरस में कितने 60 डिग्री बॉन्ड एंगल होंगे, बता सकते हो? सर 8 होंगे। अपन कहेंगे हर एक फास्फोरस के पास 3 हो गए, 1 2, 9। उधर से 3 हो गए, हर एक फास्फोरस के पास 3 हो गए, तो 12 हो गए। एक फास्फोरस से 3 हुए ना, एक इन दोनों बॉन्ड के बीच में, एक इन दोनों बॉन्ड के बीच में, और उधर से भी तो होगा एक, 3 हो गए ना। हर एक फास्फोरस के पास 3 हो गए ना, जैसे इसके पास 1 2, और एक इन दोनों के बीच में भी तो होगा पीछे से ऐसे। चलो भाई, अब बताओ आप। फिर था क्वेश्चन नंबर 12। अब कुछ कुछ क्वेश्चन मुझे लगता है कि मतलब तुमको आना चाहिए, इसलिए मैं पूछ लेता हूं। अब क्वेश्चन नंबर 12 में अपन को गिवन है बेस्ड ऑन द वेस्पर थ्योरी, based on the Vesper theory, the 90 degree bond angle in BF5 is। BRF5 में तो एक लोन पेयर होगा ना। BRF5 का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 और एक 6, 0। एक लोन पेयर होगा तो डिस्टॉर्ट हो गए ना सारे के सारे, फिर तो डिस्टॉर्ट हो जाएंगे, तो मेरे ख्याल से 0 होना चाहिए फिर। तो 0 बताएंगे भाई, डिस्टॉर्ट हो गए ना सारे बॉन्डिंग, क्योंकि आप लिखोगे sp3d2 और फिर आप br लिखोगे। br लिखोगे तो आप ऐसे स्ट्रक्चर बनाओगे, br लिखोगे तो आप ऐसे स्ट्रक्चर बनाओगे। अब एक लोन पेयर होगा तो ऑब्वियस सी बात है, फिर तो ये फ्लोरीन जो है ना, ये लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन ज्यादा होगा ना बॉन्डेड पेयर पे रिपल्शन से, तो फिर 0 ही बताएंगे। फिर अपन बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14 के लिए बताना है द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इन N2O3 इज। देख भाई, N2O3 का मतलब है ये +3 है, मतलब नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड होंगे। तो चलो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कैलकुलेट करते हैं। लो भाई, हो गया, चलो काउंट करते हैं। लो हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, 8 हो गए, राइट। तो 8 हो गए उसमें। फिर उसके बाद 15 और 16। 15 में अपन चेक करेंगे अमंग द ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, मतलब 3 एटम वाले मॉलिक्यूल हैं, द टोटल नंबर ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल्स वेयर द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम डज नॉट हैव कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द डी ऑर्बिटल। मतलब डी ऑर्बिटल होना ही नहीं चाहिए, मतलब ऐसे कि आप सिर्फ लीनियर बताओ, लेकिन ऐसे नहीं बता सकते आप लीनियर, जैसे ये लीनियर होता है। अगर ऐसे है तो मना कर देना, क्योंकि sp3d है लेकिन लीनियर है, तो उसको मना करना है अपन को। BeCl2 करेक्ट है, BeCl2 sp हाइब्रिडाइज्ड होगा ना, करेक्ट है। N3 नेगेटिव sp हाइब्रिडाइज्ड है, करेक्ट है। फिर N2O sp हाइब्रिडाइज्ड है, करेक्ट है। ये 2 नहीं है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है।
फिर O3 NO2 पॉजिटिव SP हाइब्रिडाइज्ड है, करेक्ट है। फिर O3 पॉजिटिव, O3 तो एंगुलर होता है, sp2 होता है, तो ये गलत है, ये तो एंगुलर होता है। फिर HCl2 उसके पास भी लोन पेयर है, 1 2 3 4 5 6, तो ये भी एंगुलर होगा, ये तो लीनियर नहीं हो सकता, तो एंगुलर होगा तो गलत है, ये तो sp3 है और गलत है। फिर I3 नेगेटिव तो अपन को पता है, I3 नेगेटिव लीनियर तो है, लेकिन इसके गलत हो गया क्योंकि डी कंट्रीब्यूशन था, उसने कहा था डी नहीं लेना। ICl2 नेगेटिव, तो I हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और एक एक्स्ट्रा, 2 Cl ले लो आप, तो 1 Cl और 2 Cl। अब लीनियर तो है लेकिन इसमें भी डी का कंट्रीब्यूशन है, तो इन दोनों में ही डी का कंट्रीब्यूशन है, तो वो गलत है, उसको नहीं लेंगे। HCF2 में भी डी का कंट्रीब्यूशन आना चाहिए, देखते हैं अपन। HCF2 में क्या होगा, Xc हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 फ्लोरीन हो गए। अब भाई इसमें भी डी आ गया, तो फिर ये भी नहीं होगा आंसर में, ये भी गलत है क्योंकि डी का कंट्रीब्यूशन, तो अपने आंसर क्या ये। तो बता देते हैं अपन कितने आए, 15 हो गया। अब 16 की बात करते हैं। द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ बोरेक्स इज, मैंने आपको बता रखा है, बोरेक्स का स्ट्रक्चर बताया था लास्ट टाइम, किसी ने पूछा था मुझसे, तो मैंने 16 वाला बताया था, बोरेक्स का स्ट्रक्चर बताया था ना, क्यों? हाँ सर। तो अब तो अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, अगर अपन ने बोरेक्स का स्ट्रक्चर मैंने आपको बता रखा था ना, तो अब अपन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये बोरेक्स का स्ट्रक्चर था अपने पास, इसमें 2 OH तो हो जाएंगे sp3, ये sp3 हो गए और ये हो गए sp2। लो, 2 बोरॉन sp3 है और 2 बोरॉन sp2 है, बाकी तुम बता देना। तो अपन लिखेंगे भाई टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट, तो 4 न्यूक्लियस हो गए, करेक्ट, 4 जगह हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करें ना। ऑल बोरोन एटम आर इन द सेम प्लेन, नहीं sp3 होगा तो कैसे हो जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। इक्वल नंबर ऑफ sp2 sp3, वो करेक्ट है। और अपन ने कहा भाई 1 टर्मिनल हाइड्रोक्सी पर बोरोन एटम, तो 1 टर्मिनल लिख लेंगे, सभी पे हर एक बोरोन पे एक OH है, करेक्ट है। फिर आपने पूछा है 17th मुझसे, 17th वाले में आपने कहा है कि द टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड हैविंग एटलीस्ट 1 ऑक्सो ग्रुप, ऑक्सो ग्रुप मतलब बीच में ऑक्सीजन एटम चाहिए, वो ऑक्सो होता है। 1 ऑक्सो ग्रुप अमंग द फॉलोइंग इज, हाँ तो ठीक है ना, चलो लिखते हैं। अपन को एक बात पता है कि फास्फोरस के अलावा जिसमें पहले पीओ बॉन्ड बनते हैं, बाकी सब में अपन ऑक्सीडेशन स्टेट से कैलकुलेट करेंगे। N2O3 नॉर्मल से छोटा नहीं है, NN बॉन्ड होगा। N2O5 नॉर्मल है, होगा एक ऑक्सीजन एटम। P4O6 होगा क्योंकि फास्फोरस में तो पीओ बॉन्ड बनेंगे ही बनेंगे। P4O6 हो गया। P4O7, लो भाई इसमें भी अपन को पीओ तो बनाने ही पड़ेंगे। फिर H3PO, P4, H4P2O5, H4P2O5 पहले पीओ बॉन्ड बनाऊंगा। फिर ठीक है, फिर अपन कहेंगे भाई H3PO P2O5, तो H3 अपने पास आ गया, H5P3 O10, भाई फास्फोरस है तो पीओ बॉन्ड तो बनेंगे ही बनेंगे। उसके बाद H2S2O3, इसमें तो नहीं बनेगा क्योंकि सल्फर है तो ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से होगा। अब H2S2O5, इसमें भी नहीं होगा क्योंकि इसमें सल्फर सल्फर बॉन्ड होगा, तो ये अपने आंसर होगा। तो 1 2 3 4 5 हो गया। अब अपन को 5 और 6 दोनों दे रखे हैं, पता क्या, वो इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन को ऐसे कर सकते हैं थोड़ा सिमेट्री की वजह से, बट होता वैसे ही है, तो सिमेट्री की वजह से कोई मना नहीं कर सकता कि ऐसे नहीं हो सकता, इधर भी एक लोन पेयर होगा, इधर भी एक लोन पेयर होगा, थोड़ा सिमेट्रिक दिख रहा ना, ये थोड़ा अनसिमेट्रिकल दिख रहा था। इधर ऑप्शन इस पे 2 है, इस पे एक ही है, इसमें दोनों पे एक एक ऑप्शन है, एक एक लोन पेयर, थोड़ा सिमेट्रिक दिख रहा है। बाकी करेक्ट तो अपन 5 में देंगे क्योंकि मुझे
पता है कि फास्फोरस में पीओ पीओ बॉन्ड बनते हैं हमेशा, एक को छोड़ के, H4P2O6, इसके अलावा कोई ऐसा, और ये क्या होता है, दैट इज हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। बस यही एक फास्फोरस का एसिड है जिसमें पीपी बॉन्ड बनते हैं, उसके अलावा कोई ऐसा फास्फोरस का कंपाउंड नहीं है ऑक्सी कंपाउंड जिसमें पीपी बॉन्ड बनते हैं। ये अपन को अच्छे से ऑनलाइन का क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है अपन को, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट हैव पिरामिडल शेप। हाँ तो ठीक है ना, इसका पिरामिडल शेप नहीं होगा, बता देंगे। तो P1 वाला, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है। तो नाइट्रोजन लोन पेयर है, CH3 है, ठीक है, एक और CH3, एक और CH3 है, ये तो sp3 है। दूसरा वाला नाइट्रोजन है, लोन पेयर है, लेकिन इसमें कार्बन की जगह सिलिकॉन अटैच्ड है, तब तो इसमें प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम हो गया, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है और इसके पास लोन पेयर है, sp2 हो गया। कार्बन के पास कोई एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं होता, सिलिकॉन के पास भी ऑर्बिटल एम्प्टी है, तो क्लास में बताया। ऑनलाइन का 9 पूछ रहा है, 6 पूछ रहा है और 21 पूछ रहा है ऑनलाइन के, ठीक है। 9th वाले में अपन को गिवन है, फर्स्ट वाला बता दिया मैंने, 9th वाले ये मैंने आपको बता रखा है वैसे क्लास में, अपन ने बैक मॉर्निंग में पढ़ा, ये कंपाउंड है, अच्छे से एक्सप्लेन किया है। The graphite in diamond, the percentage of P character in the structure is, भाई देख ग्रेफाइट और डायमंड के मैं तो तुमको स्ट्रक्चर ही बना देता हूँ, तो अपने हिसाब से कर लेना। देख भाई डायमंड का स्ट्रक्चर ये, हर एक कार्बन एटम से 4 कार्बन एटम अटैच्ड होता है, ये डायमंड का स्ट्रक्चर है। तो इसको देख के बता देंगे अपन कि भाई अगर 4 बॉन्ड बनेंगे तो sp3 तो बनेंगे। अब ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जो होता है वो शीट के जैसे होता है, मतलब हेक्सागोनल शीट्स। इसमें सारे के सारे बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम यूनिट होते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड। और जो ग्रेफाइट होता है वो ऐसे होता है शीट के जैसे, हेक्सागोनल शीट्स। ऐसे कार्बन अटैच होता है। ऐसे कार्बन अटैच होते हैं, हर एक कार्बन का 3 बॉन्ड बना हुआ है, तो ऐसे डबल बॉन्ड होता है। ऐसे डबल बॉन्ड होता है। तो अगर डबल बॉन्ड होंगे तो अपन कहेंगे ठीक है, फिर sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। तो हेक्सागोनल शीट्स, इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो होते हैं वो 1.42 एंगस्ट्रॉम यूनिट होता है, इस टाइप से होता है। तो ठीक है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसको अपन टेट्राहेड्रल शेप बोलते हैं। और ये ग्रेफाइट बनाया मैंने, हेक्सागोनल शीट्स, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। बाकी अब बता दो, ठीक है। किसी ने 10th वाला क्वेश्चन भी पूछा है अपन से, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल ऑफ दीज कंपाउंड। मेरे ख्याल से अगर बॉन्ड एंगल की बात करें तो BF3 अपन सबको पता है 120 होता है, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कोई लोन पेयर नहीं। 4 गिवन है अपन को, चारों के लिए बता देता हूँ। अमोनिया अपन ने पढ़ रखा है 107 होता है, sp3 होता है। pf3 होगा तो pf3 में अपन कहेंगे देखो, और I3 नेगेटिव है, I3 नेगेटिव तो 180 हो जाएगा, ये 180 डिग्री हो गया। pf3 नेगेटिव मैंने शायद नहीं बताया,
लेकिन टॉप टू बॉटम अगर आएंगे तो अब ये भी चेंज हो रहा है, इसलिए मैंने उसको अभी बताया नहीं मेरे ख्याल से, इसलिए आपको बताना मुश्किल होगा। कोई बात नहीं, बट बाकी के बेसिस पे अपन ये sp3 है, इसलिए मैं 180 सबसे ज्यादा और bf3 मतलब उसके बेसिस पे सॉल्व करने, मुझे इसका बॉन्डिंग एंगल पता है कितना होता है, लेकिन मैं चाहता था सर आपने बताया नहीं, इसलिए मुझे थोड़ा सा कैलकुलेशन में मतलब हो सकता है, क्योंकि अब मैं क्या कर रहा था कि भाई फास्फोरस था, लोन पेयर था, और बॉन्ड लेंथ बढ़ गया। जब ये वाले लोन पेयर इसके पास आएंगे ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, तो फास्फोरस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ इन लोन पेयर को अपनी तरफ पुल करेगा। अगर लोन पेयर फास्फोरस के पास आएंगे तो ये रिपल्शन बढ़ेगा, क्योंकि इनका रिपल्शन होगा ना लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो अगर ये पास आएगा तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम होगा, इनके बीच में डिस्टेंस कम होगा। अगर डिस्टेंस कम होगा तो रिपल्शन बढ़ेगा, रिपल्शन बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल छोटा हो जाएगा, तो बॉन्ड एंगल छोटा। दैट इज द, किसी ने पद से 29th, नहीं 10th वाला मैंने बताया, 21 और 22 भी पूछा है। चलो पहले 21 देख लेते हैं। 21 में अपन को गिवन है कि भाई अरेंज द बॉन्ड, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर एवरेज बॉन्ड एनर्जीज। हाँ तो ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू देयर एवरेज बॉन्ड एनर्जीज चलेगा। तो अपन क्या करेंगे, अपन से पूछ रहे हैं वो, मतलब कि बॉन्ड एनर्जीज बताना है अपन को। तो देख, CF की बॉन्ड एनर्जी, CL की बॉन्ड एनर्जी, BR की बॉन्ड एनर्जी और CI की बॉन्ड एनर्जी। आपने बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ दोनों आपको आते हैं। भाई कार्बन तो सभी में एक जैसा है, इन दोनों में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम होगा क्योंकि इसका साइज छोटा है। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी। बना दो, एक बॉन्ड लेंथ बढ़ता है तो बॉन्ड एनर्जी कम होती है, पढ़ा तो है बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब अपन से पूछा 22 में है, ये 21 था। AB4 मॉलिक्यूल इज पोलर मॉलिक्यूल, AB4 और वो भी पोलर, ठीक है। अब देख एक बात है ना, अगर AB4 को मैं ऐसे बनाता हूं टेट्राहेड्रल, तो अपन कहेंगे फिर ये पोलर कैसे होगा, नॉट पोलर, तो नॉन पोलर है, और अपन को पोलर बनाना है। हाँ तो ठीक है ना, ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे बनाते हैं ना, उसमें एक लोन पेयर ले लेते हैं ऐसे, तो सीसो शेप हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है ये, a possible geometry of AB4 is square planar pyramid, square planar pyramid। हाँ चल जाएगा, ये तो बना हुआ है स्क्वायर प्लेनर पिरामिड। ये है और ये भी है, तो ये तो नहीं होगा भाई, क्योंकि इसमें भी ये एग्जैक्टली उधर से जितना रिपल्शन है उतना बॉटम साइड से नॉन पोलर होगा। is a polar molecule, a possible geometry of AB4 is rectangular planar। नहीं भाई, रेक्टेंगुलर प्लेनर होगा तो 90 डिग्री होगा, वो कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर प्लेनर हो नहीं सकता, टेट्राहेड्रल हो नहीं सकता। अब स्क्वायर पिरामिड अगर अपन बनाए अपन, तो स्क्वायर पिरामिड कैसे बनाएंगे, अब स्क्वायर भी बनाए और पिरामिडल भी बनाए, AB4 टाइप और स्क्वायर और पिरामिड बनाते हैं। स्क्वायर भी बने और पिरामिड भी बने, AB4 मतलब 4 एटम हो गए, इसमें अपन पोलर बना सकते थे, मतलब इसमें फिर स्क्वायर पिरामिड कैसे बना, कैसे बना, तो फिर तो पोलैरिटी आएगी, लेकिन फिर रेक्टेंगुलर पिरामिड में क्या, अच्छा रेक्टेंगल ही बनाओ बस, तो बॉन्ड लेंथ डिफरेंट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल, नहीं बाकी सब जीरो आ रहे थे, इसलिए अपन उसी को बता सकते हैं बस। अब बताओ, अब बोल रहे हैं कैन यू एक्सप्लेन रोम्बिक सल्फर, वो तो उसका स्ट्रक्चर है, रोम्बस क्या होता है,
सल्फर को बना लो उसी फॉर्म में, दैट इज रोम्बिक सल्फर। और रोम्बिक सल्फर कोई वो थोड़ी होता है, रोम्बिक सल्फर का मतलब सिर्फ होता है स्टेबल फॉर्म सल्फर। सल्फर का मैक्सिमम स्टेबल फॉर्म इज कॉल्ड रोम्बिक सल्फर, है ना। सल्फर प्लास्टिक भी होता है, सल्फर मतलब एसिड होता है सल्फर, और रोम्बस बना लो आप ऐसे। कैसे बनता है रोम्बस? ये लो भाई, बन गया रोम्बस। ये लो रोम्बस बन गया। तो सल्फर पे रख लो यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड रोम्बिक सल्फर, रोम्बस से। ले भाई, रोम्बिक सल्फर। तो उसका स्ट्रक्चर है, उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है रोम्बस के फॉर्म में, दैट्स ऑल, दैट इज कॉल्ड रोम्बस सल्फर। बाकी रोम्बिक सल्फर को ऐसे थोड़ी होता है कि सल्फर मतलब, जैसे अपन ने लिखा था ना अभी, फास्फोरस P4, P4 इज अ व्हाइट फास्फोरस। तो अपन से कोई पूछने वाला थोड़ी अभी कि बताओ रोम्बस सल्फर क्या होता है, अभी नहीं पूछना। तो दैट इज, बताओ रोम्बिक सल्फर, रोम्बस बना के और बता दो उसको। रोम्बिक सल्फर कोई मतलब ऐसे नहीं होता डायमंड और ग्रेफाइट जैसे, नहीं, वो तो स्ट्रक्चर पे डिपेंड है। रोम्बस बना दो, रोम्बिक सल्फर हो गया। अब बताओ, तो बॉन्डिंग 3, चले बॉन्डिंग 3 पे। चलो भाई बॉन्डिंग 3। हाँ सर। स्ट्रक्चर का वीडियो अपन ने अपलोड किया तो है, स्ट्रक्चर वीडियो अपलोड नहीं हुआ अपना, क्यों? बॉन्डिंग 3, चलो भाई बॉन्डिंग 3 का एक्सरसाइज 1 के, बॉन्डिंग 3 का एक्सरसाइज 1 बताओ। बॉन्डिंग 4, बॉन्डिंग 3, बॉन्डिंग 3, बॉन्डिंग 3, बॉन्डिंग 3। सर आप एक बार डाइपोल इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन और इंस्टेंटेनियस डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन एक बार आप बता सकते हैं? डाइपोल डाइपोल अपन ने पढ़ा तो है क्लास में। सर बट इंड्यूस डाइपोल और ये सब शायद नहीं पढ़ा था। ये पढ़ा अपन ने क्लास में या नहीं पढ़ा, ये बताओ। नो सर। ठीक है, तो मैं बताऊंगा, कोई बात नहीं, चलेगा ना। अगर नहीं पढ़ाया तो कोई बात नहीं, अपन पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं तुरंत बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, तुम लोग मतलब वो बता दो, अभी डाउट की बात करते हैं अपन, उसमें डाउट आएगा मैं तुरंत बता दूंगा। B1 पार्ट 1 का B1 चलेगा, मैं तुरंत बता दूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना, जैसे ही आएगा तुरंत बता दिया। बड़े कलरफुल स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। पार्ट 1 का B1 पूछा है, तो B1 बता देते हैं भाई। पार्ट 1 का B1, एक्सप्लेन व्हाई नाइट्रोजन इज अ बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर देन दिस। हाँ भाई ठीक है, बताते होता है। तो और भी है, पार्ट 1 का A3 का 2 पार्ट, और B1 अपन को बताना है, चलेगा। अगर किसी को और भी डाउट है तो बता देना, मैं B1 से ही शुरू कर लेता हूँ। हाँ? तो वो पहले लिखा था उसी को पता। अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर नाइट्रोजन होगा या फास्फोरस होगा, ये बताना है पहले। भाई जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वो अच्छा डोनर होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो फास्फोरस पे क्या होगा, बड़ा एटम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट एरिया, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा ना पूरे सरफेस पे, तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि सरफेस एरिया कम है। अगर इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो ये अच्छा डोनर होगा, स्ट्रॉन्गर लुईस बेस होगा। लुईस बेस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, लुईस बेस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो ये भी अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। तो छोटा साइज अच्छा डोनर एटम होता है, तो फिर उसको बता दें। तो उसमें फिर तो गिवन है नाइट्रोजन इज अ बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर देन PH3 ड्यू टू द स्मॉल साइज।
ठीक है, तो अपन बता सकते हैं ड्यू टू द स्मॉल साइज। तो ये ज्यादा अच्छा डोनर एटम वो होगा, हमेशा याद रखो, जो छोटा साइज हो और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, छोटा साइज होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। दूसरे पार्ट में गिवन है अपन को NH3 इज बेटर बेस देन NH2, ऑब्वियस सी बात है, but NH3 is sp3 hybridized, और CH3 में C ट्रिपल बॉन्ड N is sp hybridized। अब इन दोनों में ये दोनों ही नाइट्रोजन एटम है, तो जब परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर ज्यादा होता है तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो इसका इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट होगा इसकी तरफ, और ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है, तो ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका इलेक्ट्रॉन दूर होगा। तो अब बताओ कि दोनों में से कौन अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर होगा? भाई सेम एटम में भी कैलकुलेट कर सकते हैं अपन, अगर हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है। ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्योंकि sp हाइब्रिडाइज्ड है, sp हाइब्रिडाइज्ड है तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा अट्रैक्ट करके रखेगा, तो छोटा सा होगा ऑर्बिटल। को पता है जितने ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतना बड़ा साइज ऑफ ऑर्बिटल होता है, इसका साइज बड़ा होगा इससे, ये अच्छा डोनर होगा उसके कंपैरिजन में, क्योंकि वो तो नाइट्रोजन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट है, तो देगा नहीं इजीली। सो दिस इज अ बेटर लुईस बेस देन दैट। अपन से A3 का पार्ट भी पूछा है, A3 का पार्ट 2। A3 के पार्ट 2 में गिवन है अपन को, draw the structure, identify the p pi and p pi d pi number of bonds in these structures। आपको सिर्फ सेकंड वाला चाहिए ना, तो फिर मैं ऐसे बता सकता हूं H3PO4 में A3 था है? तो H3PO4 में अपन क्या करेंगे, पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, ये स्ट्रक्चर एसिड के स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं अपन को पता है। अब कितने प्रोटॉन देता है, फॉस्फेटाइन बनाएगा और 3 H+ है, ट्राइप्रोटिक एसिड है। तो जितने फॉस्फोरस, जितने नेगेटिव चार्ज है उतने ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैच होंगे। वो क्यों, फिर आप उनमें ऑक्सीजन ऐड करोगे ना, राइट, वो ऑक्सीजन ऐड करेंगे ना, ठीक है। अब अपन कहेंगे देख इसमें, अब अपन कहेंगे कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, तो पहले S से शुरू होता है हाइब्रिडाइजेशन, P फिर 3 P होते हैं, उसके बाद आप D यूज करते हैं, एसिड D यूज करते हैं, 5 तक ले जा सकता हूं D को। अब मैं चेक करूंगा इसका हाइब्रिडाइजेशन, 1 2 3 4 बॉन्ड है, मतलब sp3 है। तो देख भाई, एक S और 3 P तो हाइब्रिडाइजेशन में चले गए। अब अगर इसके बाद इसको कोई बॉन्ड बनाना है तो D से बनाना पड़ेगा। तो इस वाले डबल बॉन्ड में, क्योंकि अगर p pi d pi या p pi है तो डबल बॉन्ड जरूर होना चाहिए सेंट्रल एटम से, लास्ट टाइम भी बताया था मैंने। तो इसका d ऑर्बिटल और p में इसका p ऑर्बिटल, क्योंकि ऑक्सीजन में d होता ही नहीं, तो जो पाई बॉन्ड बनेगा वो किससे बनेगा, इसका d ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल, बनाओ p pi d pi। एक p pi d pi है क्योंकि एक ही डबल बॉन्ड है उसमें, एक p pi d pi हो गया। वही आपने पूछा है मुझसे कि p pi d pi कितने बनेंगे, तो अपन ने कहा बता दिया भाई, एक p pi d pi बनेगा। पार्ट 1 का सेक्शन A का A1 बड़ा अच्छा लिखा है, तो क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है। पूछ रहा है अपन से कि BF3 में, मतलब बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा है वो कह रहा है कि देख भाई, जब BF3 होता है ना ऐसे, तो इसका बॉन्ड लेंथ 1.35 एंगस्ट्रॉम यूनिट होता है। लेकिन जब अपन इसको अमोनिया से रिएक्ट करवा देते हैं ना, दिस इज लुईस एसिड है, क्योंकि ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। लुईस एसिड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, जिनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और लुईस बेस वो होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। लुईस बेस इलेक्ट्रॉन डोनर, लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे इसको इलेक्ट्रॉन दे देते हैं उस ऑर्बिटल में,
तो अगर अपन इलेक्ट्रॉन देंगे तो अपन कहेंगे फिर ऐसे बन जाएगा वो, इसका फ्लोरीन, इसका फ्लोरीन, एक और फ्लोरीन, अब ये वाला ऑर्बिटल इधर और इसका नाइट्रोजन का ये वाला ऑर्बिटल ओवरलैप कर गया, तो अपन को 3 हाइड्रोजन इसके बन गया। अब ये ऐसे बन गया। अब क्या होगा, तो अपन कहेंगे देख पहले ये sp2 था, ये sp3 था, अब ये भी sp3 है क्योंकि 4 बॉन्ड बन गए इसके राउंड, और ये भी sp3 है क्योंकि 4 बॉन्ड इसके राउंड, दोनों ही sp3। ठीक, पहले इसमें क्या हो रहा था कि लोन पेयर बैक बॉन्डिंग शो कर ले रहा था, तो ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा था। अब इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं हो सकती ना, क्योंकि जो खाली ऑर्बिटल था उसमें इलेक्ट्रॉन ले लिया ना उसने, तो फिर इससे इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएगा ना ये वाला, देयर इज नो बैक बॉन्डिंग, ये नहीं हो पाएगी। अगर बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी तो फिर ये प्योर सिंगल बॉन्ड होगा, अगर ये प्योर सिंगल बॉन्ड होगा तो फिर ये बड़ा बॉन्ड होगा, ये छोटा हो जाएगा। यही बोला है उसने कि भाई देख जब ये अलग था तो छोटा बॉन्ड था, लेकिन जब इसके साथ रिएक्ट कर गया तो बॉन्ड छोटा नहीं रहा, अब वो बड़ा हो गया। क्यों, क्योंकि पहले बैक बॉन्डिंग हो जा रही थी तो बॉन्ड लेंथ छोटा हो रहा था, सिग्मा बॉन्ड था, पाई बन रहा था तो डबल बॉन्ड जैसे कैरेक्टर था, अब नहीं है। ठीक, तो बैक बॉन्डिंग था, मैंने क्लास में ही बोला था कि बैक बॉन्डिंग से अपन से बता सकते हैं। अब किसी ने अपन से B4 तो पूछा, उसने पार्ट नहीं लिख रहा, वो बार बार B4 तो बोल रहा है, तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि पार्ट 1 का ही पूछ रहा है, ठीक है ना भाई, ये अज्यूम कर लेते हैं क्योंकि अपन पार्ट 1 कर रहे हैं। तो विच ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व इन बनाना बॉन्डिंग ऑफ दिस, हाँ तो ठीक है ना, कर लेते हैं। बनाना बॉन्ड में एल्यूमिनियम है, इसके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अपन 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं भाई। ये CH3 है, ये भी CH3 है, यहां भी CH3 है, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बस, और डाइमर बनेगा ये, तो एक अपन इधर भी CH3 लिखेंगे, एक CH3 इधर भी लिखेंगे, और एक CH3 इधर भी लिखेंगे। अब ये हो गया, इसमें भी मैंने आपको लिखा हुआ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, तो ये 3 सेंटर हो गए, 1 2, क्योंकि इसके पास लोन पेयर नहीं है ना, आपको कंडीशन बताया था मैंने कि डाइमर कब बनता है, जब सेंटर या 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कब बनते हैं, जब आपके पास सेंटर में एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो और जो अदर एटम अटैच्ड है उनके पास लोन पेयर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल था, इसके पास भी एम्प्टी ऑर्बिटल था, लेकिन लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर नहीं है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन अपन उसको डोनेट करवाते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसी को कहते हैं अपन 3 सेंटर और 2 ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब 3 एटम, सेंटर मतलब एटम्स होते हैं, सो 3 एटम और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन से 3 एटम को बॉन्ड कर दिया अपन, इसी को बोलते हैं अपन बनाना बॉन्ड ऐसे। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन पूछा उसने, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ 1 2 3 4 sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ 1 2 3 4 sp3। तो ये सभी बॉन्ड जो होंगे ना इसके राउंड, वो ऐसे नहीं होता कि कोई एक s होगा कोई p होगा, सारे के सारे बॉन्ड sp3 होंगे। क्यों, क्योंकि अदर एटम के आने से पहले ही हाइब्रिडाइज हो जाते हैं, जैसे CH4 है ना sp3 है, तो मैंने आपको बता रखा है कि हाइड्रोजन के आने के पहले ही 3 sp, ये 4 sp3 बन जाएंगे इसमें, ये सब sp3 है, इसके बाद अब हाइड्रोजन आएगा, मतलब जो CH बॉन्ड बनता है ना वो sp3 और s के ओवरलैपिंग से बनता है, पता है, मतलब अदर एटम के आने के पहले ही अपन हाइब्रिडाइजेशन कर लेते हैं। तो ये आपका 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, इसी को अपन बनाना बॉन्ड बोलते हैं, जैसे अपन ने B2H6 में पढ़ा है, B2H6 में डिस्कस किया था, ठीक है। अब बताओ, लेकिन एक बात ध्यान रखना सभी लोग, जिसका केमिकल बॉन्डिंग अच्छा होगा, जितना ज्यादा सॉल्व करेगा उसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उतना अच्छा होगा। जिसका गैसियस स्टेट आइडियल गैस इक्वेशन, रियल गैस आइडियल गैस वाला पार्ट अच्छा होगा, उसका थर्मोडायनेमिक्स अच्छा होगा। इसलिए थोड़ी सी मेहनत करनी है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको सिर्फ फिजिकल में मेहनत करनी है। ये बहुत सारा पार्ट इंफॉर्मेटिव है, याद रखने का, मतलब बेस्ट वे में आप मुझे बता दो हाउ टू फाइंड आउट द थिंग्स।
उससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, इसलिए सारी चीजें अपनी वही शीट पे ही लिखते रहना कि सर ने मुझे क्या क्या बोला। नेक्स्ट लेसन कहाँ अभी अपना खत्म कहाँ हुआ, नेक्स्ट लेसन कौन सा, अभी तो रियल गैस खत्म ही नहीं हुआ ना अपना, गैसियस स्टेट कहाँ खत्म हुआ अपना, अभी स्टेट्स ऑफ मैटर चल रहा है ना, ईडियोमेट्री के बाद रियल गैसेस है ना, तो स्टेट्स ऑफ मैटर है ना अभी अपना, अभी कहाँ खत्म हुआ अपना। फिर पार्ट 2 पूछा है किसी ने, तो पार्ट 2 में पूछा है A3 B2 और B3, और भी किसी ने पूछा था। अभी तो अपना रियल गैस वाला पार्ट बचा हुआ है भैया, अभी खत्म नहीं हुआ अपना रियल गैस। पार्ट 2 में मुझे नहीं पता, पार्ट 2 का B2 C1 C5 कर लिया मैंने। फिर पार्ट 2 में बस इतना ही आया अब तक है, मैं वो बता देता हूँ। B2 C5 है ऑलरेडी, है ना, चलो पार्ट 2 में देख लेते हैं। इसलिए डिस्कशन में जरूर मतलब वो करना कि भाई सर क्या बता रहे हैं, ये अपन को देखना जरूरी है। तो अपन से कहा गया द रिस्पेक्टिव ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग एंड द लुईस स्ट्रेंथ इन द ट्राइहेलाइड्स। हाँ तो ठीक है, ठीक, बैक बॉन्डिंग की बात करेंगे अगर, तो एक बात बताओ, बैक बॉन्डिंग में अगर मेरे पास बोरॉन और फ्लोरीन है, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल, इसके पास लोन पेयर है, और मेरे पास बोरॉन और क्लोरीन है, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल और इसके पास लोन पेयर, बताओ ज्यादा इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग किस में होगी, बीएफ में या बीसीएल में। तो अपन कहेंगे जिसका बॉन्ड छोटा होगा उसमें होगा, तो जिसमें बॉन्ड छोटा होगा उसकी इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग होगी। तो इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग मतलब ये इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग है, बैक बॉन्डिंग। क्योंकि अगर बॉन्ड लेंथ छोटा होगा तो अच्छा ओवरलैपिंग होगा ना, जितना अच्छा ओवरलैपिंग होगा उतना अच्छा बॉन्ड बनेगा। तो फिर इन दोनों में से लुईस एसिड कौन सा अच्छा होगा, क्योंकि लुईस एसिड के लिए तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट चाहिए अपन को है, तो बताओ ये अच्छा लुईस एसिड होगा ये अच्छा होगा, तो अपन कहेंगे ये अच्छा लुईस एसिड होगा। वो क्यों, इसका बैक बॉन्डिंग अगर अच्छा होगा तो बोरॉन बोरॉन विल फील कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिल रहे हैं ना। अगर इस बोरॉन को इलेक्ट्रॉन कम मिलेंगे तो वो दूसरे से भी इलेक्ट्रॉन लेगा, तो अपन कहेंगे ये लुईस एसिड, क्योंकि इसमें बैक बॉन्डिंग ज्यादा है, इसकी इफेक्टिव ज्यादा बॉन्ड बैक बॉन्डिंग है, तो बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट इसमें ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो लुईस एसिड ये ज्यादा होगा इससे, क्योंकि वो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा उसका। अच्छा, A3 के बाद तो आपने B2 B3 पूछा है, B2 में कॉपर सल्फेट पूछा है आपने, तो बॉन्ड्स की बात करनी है तब तो कॉपर सल्फेट है, तो B2 में अपने पास कॉपर सल्फेट है .5H2, the molecule is called blue vitriol. ब्लू विट्रियल, एक्चुअली विट्रियल वो होते हैं जो सल्फेट्स होते हैं, दे आर कॉल्ड विट्रियल, ठीक है ना। हाँ C4 बता दूंगा, चिंता मत कर, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, आप चिंता मत करो, बता दूं। अब अपन कहेंगे कॉपर सल्फेट में ना ब्लू विट्रियल, तो अपन ने ये पहले भी पढ़े सर, छोटे क्लासेस में अपन को बताया ना, ZnSO4 .7H2 व्हाइट विट्रियल, व्हाइट इसलिए उसका कलर होता है व्हाइट कलर, मतलब कलरलेस, ये क्या होगा ब्लू कलर होता है। FeSO4 ग्रीन विट्रियल, ये ग्रीन विट्रियल। अभी कॉपर सल्फेट में क्या होता है, कॉपर सल्फेट का स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, कॉपर सल्फेट ऐसे एग्जिस्ट करता है, बाकी दोनों ऐसे नहीं बना पाते, ये स्क्वायर ब्रैकेट टाइप लगा के। सो कॉपर सल्फेट का जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें कॉपर तो +2 है, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स भी होते हैं 4d ऑर्बिटल्स, उनमें ये क्या करता है ऑक्सीजन के लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन लेता है, ऐसे बनाते हैं, ऑक्सीजन के लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन लेता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, ऑक्सीजन के लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन लेता है ऐसे,
ऑक्सीजन के लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन लेता है, ऑक्सीजन के लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन लेगा, राइट। और उसके बाद ये जो हाइड्रोजन होते हैं ना, वो इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, बाहर ना एक, सो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे, डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव। उसके बाद सल्फेट भी होता है, वो ऐसा होता है, 2 नेगेटिव। तो अपन क्या बोलते हैं, कॉपर और सल्फेट में, कॉपर +2 और सल्फेट नेगेटिव, वो आयनिक बॉन्ड है। आयनिक मतलब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, मैंने आपको लिखा था, मैंने जब पढ़ा था, आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। सो ये आयनिक बॉन्ड है, दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ऑक्सीजन और कॉपर में कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, लोन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कोवलेंट बॉन्ड भी है, सल्फेट में भी कोवलेंट बॉन्ड है, डबल बॉन्ड लिखेंगे यहाँ पर। और वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी है। तो अपन इसमें 4 टाइप के बॉन्ड बता सकते हैं, आयनिक, कॉपर और सल्फेट। दूसरा कोऑर्डिनेट, कॉपर और ऑक्सीजन। फोर्थ कोवलेंट, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। और फोर्थ वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी बता सकते हैं। These are the type of bond which is present in COS। सर लेकिन इसमें CuS के साथ में तो कोई बॉन्ड ही नहीं बना रहा। CuSO4 के साथ सर इसमें कॉपर तो कोई बॉन्ड ही नहीं बना रहा ना इसके साथ में, ये क्या बन रहा है, सल्फर के साथ में। ये क्या बन रहा है, वो तो ऑक्सीजन के साथ है ना। हाँ, तो ये बॉन्ड ही तो है। सनी CuSO4 के साथ पूछ रहा है वो। सर वो आयोनिक बॉन्ड है ना। हाँ, आयोनिक बॉन्ड इसमें से कौन सा है? ये है तो आयनिक बॉन्ड कोई बॉन्ड थोड़ी होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। आयनिक बॉन्ड कोई बॉन्ड थोड़ी होता है, फजान रूल ने कहा तो था, देयर इज नो मॉलिक्यूल इन विच 100% आयनिक बॉन्ड कैन प्रेजेंट। हाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के बाद Okay. जो अट्रैक्शन होता है उसी को आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। आयनिक कोई बॉन्ड थोड़ी होता है, समझा सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है। अरे यार आज मेरा साउंड एक्चुअली डिस्चार्ज है, इसलिए वो ज्यादा आवाज नहीं आ रही है। इस पे तुम लोग थोड़ा जोर से बोलना, हाँ चलेगा। फिर अपने पास B3 की बात की थी आपने। B3 में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अमंग द मॉलिक्यूल इज, हाँ तो ठीक है ना, बताया तो था उस दिन, B2H6 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, लिखा तो था आपने, इट्स अ लुईस एसिड। ये B2H6 वाला अपन ने लिखा तो था क्लास में। ये एम्प्टी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे, ये भी sp3, ये भी sp3। जरा बताओ कितने बॉन्ड बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बॉन्ड मतलब 16 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इसमें, और हैं कितने, 2 4 6 8 10 12, और हैं उसमें 12, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना भाई। ये तो आपने 3 सेंटर, ये वाला कोई बॉन्ड थोड़ी है इधर, आपने इधर 3 एटम को बॉन्ड किया है, कितने इलेक्ट्रॉन यूज किए, 2, तो अपने पास टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड तो हो गए कितने, 8, होना चाहिए 16 इलेक्ट्रॉन, और टोटल मॉलिक्यूल में कितने दिख रहे हैं अपने पास, 12, तो हो गया ना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो वो कहेंगे सर ऐसे क्यों नहीं हो सकते, हाँ तो करो ना, मैंने कब कहा कि एल्यूमिनियम क्लोराइड नहीं हो सकता, लो भाई मैंने कब कहा एल्यूमिनियम नहीं हो सकता, लेकिन एल्यूमिनियम क्लोराइड में 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि आपने कंडीशन बताया था ना, ये हो गए। अब डाइमर बना रहा हूं, 3 लोन पेयर है इसके पास, इसके पास लोन पेयर नहीं होते, इसके पास भी लोन पेयर नहीं होता है। मैंने कहा था अगर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाना है तो फिर जो अदर एटम है उसके पास लोन पेयर नहीं होना चाहिए, होगा तो
उसका लोन पे डोनेट करूंगा मैं इससे। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 4 6 8 10 12 14 18, इसमें तो 80 मतलब इलेक्ट्रॉन है पूरे, हो गए। देयर इज नॉट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, उसमें जितने 8 बॉन्ड है 16 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से गॉट इट, बता सकते हैं। और I2Cl6 is like this. I2Cl6 is like this. I2Cl6 ना, I का इलेक्ट्रॉन्स में ऐसे बनता है। चलेगा ना? ये I2Cl6। देखना अपने पास I2Cl6 है ना, तो एक आईडी तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं सर। और अगर मान लो अपन ने इसको ऐसे लिख लिया, तो मैं ऐसे लिखूंगा ना, 1 Cl 2 Cl 3 Cl, तो हर एक आई पे 2 लोन पेयर भी होंगे ना, इसके 3 Cl और इसके 3 Cl और 2 लोन पेयर। ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, ऊपर नीचे, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर हुआ उसमें। बनाना बॉन्ड बोलो, मैंने कब कहा बनाना बॉन्ड नहीं, बनाना बोलो, एप्पल बोलो, जो बोलना बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें आप 3 सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बोल सकते। जनरली अपन ने बनाना बॉन्ड जो है वो इसके लिए यूज किए थे, इसलिए अपन 3 सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को ही जनरली बनाना बॉन्ड बोलते हैं। उसमें 3 सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं है, उसमें तो सारे के सारे 2 सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। ऑल बॉन्ड्स आर 2 सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इसलिए अपन को बनाना बॉन्ड उसमें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अपन ने कहा था भाई बनाना बॉन्ड उनको बोलेंगे जिनमें 3 सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इसको बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं, उसमें नहीं बोलना चाहिए। I2Cl6 में भी नहीं बोल क्या सकते बोले ना फिर उसको? तो? नॉर्मल नॉर्मल बॉन्ड बोलो, कोई उसमें उसमें क्या बोलना है कि इसको क्या बोलना है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना। नॉर्मल बॉन्ड। सर I2Cl6 में भी नहीं बोल सकते ना? नहीं, क्योंकि उसमें तो लोन पे है, यस सर। उसमें कोई बनाना एप्पल कुछ नहीं बोल सकते आप, नॉर्मल बॉन्ड। ओके सर। आपने मुझसे पूछा है C1, चलो C1 की बात करते हैं। हाँ, अब ये अजीब टाइप के फोर्स आ गए, तो फिर मैं बोर्ड साफ कर लेता हूँ पहले, फिर अपन इनको अजीब टाइप के ये फोर्सेस जो हैं, पहले अपन फोर्सेस पढ़ेंगे भाई, फिर उसके बाद ही बताऊंगा मैं, ऐसे ही बताने, फिर पहले पढ़ लो, उसके बाद अपन फिर मतलब उसको सॉल्व करेंगे अपने आप भाई, जो बताऊंगा उसके बेसिस पे सॉल्व करेंगे। तो पहले अपन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद ना मतलब, और उसमें ज्यादा नहीं होगा क्योंकि तुम लोग मतलब स्कूल वगैरह में बताया होगा आपको, लेकिन मैं आपको किस थोड़ा सा इजी वे में बता देता हूँ अपन को क्या समझना है और कैसे बताते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है यार, मैंने बताया नहीं, नहीं बता, अच्छा नहीं बताया, समझ, मैंने सोचा होगा गैसियस स्टेट में बता दूंगा, और गैसियस स्टेट में अपन ने वो पढ़ के आइडियल गैस पढ़ के और बंद कर दिया होगा। चलो देखते हैं अपन, क्योंकि ये मतलब गैसेस में जो फोर्सेस होते हैं ना जनरली वो है। चलो देखते हैं। वंडरवॉल फोर्सेस बोलते हैं, ठीक है, उनको अपन बोलते हैं वंडरवॉल फोर्सेस।
वैसे वाटरफॉल फोर्सेस में अपन एक और फोर्स ऐड कर लेते हैं अपनी तरफ से और बाद में अपन मना करते हैं कि भाई देखो वो नहीं है, बाकी वंडरफुल फोर्सेस है। द वीक फोर्सेस आर, एक तो मैं लिख लेता हूं आयन डाइपोल, एक आयन डाइपोल फोर्सेस है, दूसरा होता है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। फिर थर्ड अपन लिख लेते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, ठीक है। और एक अपन लिखेंगे दैट इज इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल फोर्सेस, इन्हीं को अपन बोलते हैं लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस। इसको अपन कहते हैं लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस, इन्हीं को बोलते हैं अपन जो इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस होते हैं ना, इन्हीं को अपन कहते हैं लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस। अब देखो होगा क्या ना, these three are wonderful forces, और मैंने सारे फोर्सेस को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है ऑफ देयर स्ट्रेंथ। ये स्ट्रॉन्गर है इससे, ये स्ट्रॉन्गर है इससे, ये स्ट्रॉन्गर है इससे, ये वीकेस्ट फोर्स। मतलब अपन जो पढ़ रहे हैं ना केमिस्ट्री में, वो वीकेस्ट फोर्स ये होते हैं। पहले अपन आयन डाइपोल की बात कर लेते हैं। तो कैटायन और एनायन attracted by polar molecules, which of dipole, dipole, which of dipoles, मतलब डाइपोल का मतलब डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव होता है। तो जब भी मैं आपसे ऐसे बोलूंगा ना डाइपोल, जैसे आयन बोला, तो अपन कहेंगे भाई सोडियम है, पोटाशियम है, कॉपर है, Cl है, ऐसे ये आयन सब है। डाइपोल होगा तो डाइपोल का मतलब पोलर मॉलिक्यूल। तो ऐसे मॉलिक्यूल हो गए भाई जिनमें पोलैरिटी हो डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, इनको बोलते हैं अपन डाइपोल। एक पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल, उनको जिसमें पोलैरिटी हो बॉन्ड में, उसको कहते हैं अपन डाइपोल। इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब है, इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब है भाई उसमें डाइपोल थे नहीं, हमने इंड्यूस किया उसमें डाइपोल। अच्छा, मतलब इंडक्शन ऑफ polarity in a non-polar molecule, ठीक, इंडक्शन ऑफ पोलैरिटी इन अ नॉन-पोलर मॉलिक्यूल। चल देखते हैं कैसे अपन बताएंगे। पता अपन क्या बोलेंगे सर, ये तो आप कितने बार बता चुके हो मुझे। कैसे, ये लो, एक आयन बोल रहे हो आप और उसमें डाइपोल मॉलिक्यूल से उसका अट्रैक्शन बोल रहे हो। ये हाइड्रेशन आप तो बता चुके हो मुझे। भाई एक आयन है मेरे पास, या तो पॉजिटिव आयन हो या फिर नेगेटिव आयन हो, और उस नेगेटिव आयन का अट्रैक्शन किससे हो, ऐसे मॉलिक्यूल से जिसके पास डाइपोल हो। तो आयन का अट्रैक्शन ऐसे मॉलिक्यूल से जिसके पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज लिख लेंगे अपन, जिसके पास डाइपोल है, तो इसको कहते हैं आयन डाइपोल अट्रैक्शन। आयन डाइपोल अट्रैक्शन, इस मॉलिक्यूल में डाइपोल है और ये आयन है, इसका अट्रैक्शन अपन इससे लिखेंगे, तो दैट इज ion dipole attraction. So all example of hydration is ion dipole attraction.
is ion dipole attraction. मैं ये नहीं बोल रहा आपसे कि सिर्फ यही हो सकता है, और भी हो सकता है, हमारी मर्जी, हम कहेंगे नहीं मैं तो ऐसे करूंगा, हाँ तो लिखो आप। मतलब जरूरी नहीं कि भाई हाइड्रेशन ही हो, एक आयन होना चाहिए अपने पास और उसमें डाइपोल का अट्रैक्शन, डाइपोल मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन होना चाहिए, तो अपन कहेंगे आयन डाइपोल है। कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, मेरी मर्जी, मैं तो उसे ऐसे लिखूंगा। कोई भी हो सकता है, मतलब इट इज नॉट नेसेसरी कि भाई यही हो, आप कोई भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। इनका जो अट्रैक्शन है उसको कहते हैं अपन आयन डाइपोल। मतलब एक आयन हो और वो डाइपोल को अट्रैक्ट कर रहा हो तो आयन डाइपोल। तो हम अपने आप भी एग्जांपल बना सकते हैं सर, एक आयन देख लेंगे और वहां डाइपोल मॉलिक्यूल होगा तो बता दूंगा इसमें आयन डाइपोल होगा। ठीक है, दूसरा डाइपोल 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 अट्रैक्शन। तो अपन कहेंगे देखो सर, आप डाइपोल को बोलते हो कि पोलर मॉलिक्यूल, तो दो पोलर मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन बोल देता हूं तो हो गया डाइपोल डाइपोल, ये लो हो गया। ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। ये जो अट्रैक्शन होता है उसको डाइपोल डाइपोल बोलते हैं। तो अपन कहेंगे सर इसको बोलते हैं डाइपोल डाइपोल, ये भी तो है, देखो ये भी अच्छा लग रहा है डाइपोल डाइपोल। ये भी तो डाइपोल डाइपोल है, तो अपन कहेंगे इसको आप डाइपोल डाइपोल में नहीं डाल सकते। वो क्यों? वो भी तो डाइपोल डाइपोल है, इसलिए कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है फोर्सेस, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं ऐसा कोई मॉलिक्यूल नहीं लूंगा जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए। नॉन पोलर तो होना चाहिए, मतलब नॉन मेटल तो होना चाहिए। नॉन मेटल जिनमें पोलैरिटी हो उनके बीच में जो अट्रैक्शन है उसको मैं डाइपोल डाइपोल तो लिख सकता हूं, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होना चाहिए। इट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल डाइपोल। इसलिए अपन इसको डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन नहीं बोलेंगे, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे, वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है रिलेटिव टू दिस। मतलब जो गैसेस होते हैं ना, पोलर गैसेस, उनमें जो अट्रैक्शन होगा उसको अपन डाइपोल डाइपोल बोलेंगे। तो ठीक है सर बोलो। यहाँ पर आपने जो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बनाया फर्स्ट वाले में डाइपोल डाइपोल में, वो भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है। नो, हु टोल्ड दैट दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग? आप इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल सकते हो कि हाइड्रोजन का अट्रैक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ ये बना सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने का हक सिर्फ इनको है। फॉर्म ओ अच्छा, भाई आप बोलो इसको कोई भी बॉन्डिंग, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो सिर्फ FON ही बना सकते हैं, वो अलग है इन Okay. bonds, ठीक है ना। अब आपने कहा डाइपोल, ठीक है, एक पोलर मॉलिक्यूल ले लूंगा, आप बोल तो रहे हो डाइपोल, और एक दूसरे डाइपोल में और एक इंड्यूस करना है, मतलब दूसरा नाम बोला, सो इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस हैं, डाइपोल फोर्सेस। तो मैं एक डाइपोल मतलब पोलर मॉलिक्यूल एंड वन पोलर मॉलिक्यूल एंड, और अपन कहेंगे ऐसे अट्रैक्शन बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। चलो लिखते हैं, मेरे पास HCl है, और इसके पास मैं आयोडीन ले लेता हूं I2। I2 इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब अपन एक किसी ने कुछ पूछा है, अपन देख लेते हैं।
सर आयन डाइपोल फोर्सेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है क्या? नहीं, इसमें कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी? दिस इज नॉट हाइड्रोजन बॉन्ड्स, दिस इज नॉट हाइड्रोजन बॉन्ड्स। FON होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे, बोला है, क्योंकि वहां Cl नेगेटिव वाले एग्जांपल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नो दिस इज नॉट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन सिर्फ ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन बना सकता है, वरना हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होंगे। और वो ऑक्सीजन दूसरा वाला। नाइट्रोजन और फ्लोरीन होगा तो अपन उसे हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे, फिर उसे डाइपोल ये नहीं बोलेंगे हाइड डाइपोल। सर वो दूसरा वाला एग्जांपल, कौन सा वाला? ये वाला? ऊपर ऊपर ये सेकंड, ये उसके वाला? बाजू वाला। यस ये सर। ये वाला? हाँ सर। अब उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए ऐसे होना चाहिए, ये लो, अब इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना है तो किसके साथ बनेगा बताओ? ऐसे बना दूं? नहीं सर, ये नहीं होगा। नो सर। तो इधर भी क्या होना चाहिए? उधर भी FON। क्लोरीन FON इधर क्या है? क्लोरीन। तो फिर वो क्या होगा? फिर तो अपन आयन डाइपोल बोलेंगे। हाँ, आप इधर ऐसे लिख लो, आप बोलोगे नहीं सर मैं ना ऐसे लिख लेता हूं, देन इट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। आप कहोगे नहीं सर मैं ना इसको ऐसे बना लेता हूं, अब बताओ आप, देन इट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, दैट इज नॉट आयन डाइपोल। मतलब इसमें मैं ये मना नहीं कर रहा कि आप उसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब आयन डाइपोल मत लिखो, लेकिन मोर डोमिनेटिंग फैक्टर, वैसी बात है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताऊंगा प्लस आयन डाइपोल भी बोल सकता हूं, लेकिन अगर मुझे एक ही ऑप्शन देना है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दूंगा। इसमें अगर एक ही ऑप्शन देना है तो मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दूंगा, आयन डाइपोल। Cl cannot form हाइड्रोजन बॉन्ड्स ना, मेरे ख्याल से अपन को क्लियर हो गया, राइट? हाँ, अब अपन बात कर रहे थे आइडियल, ये तो नॉन पोलर होता है। अब अगर ये नॉन पोलर होता है तो ये तो बड़ा सा मॉलिक्यूल ऐसे हो जाएगा नॉन पोलर भाई, इसमें ऐसे ये बड़ा सा मॉलिक्यूल है। अब इसमें क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा ऐसे, ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। जब अपन इसको इसके पास ले जाएंगे ना तो ये इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट करेगा तो ये ऐसे बना देगा ड्यू टू अट्रैक्शन। अब क्या होगा, तो ये Cl और H जो है इसके डेल्टा पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो थोड़ा सा डिस्टॉर्ट आ जाएगा ऐसे, ये ऐसे हो गया। अच्छा, थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हुआ मतलब उधर की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया, इधर की तरफ बढ़ गया, क्योंकि ये डेल्टा पॉजिटिव था तो इसमें क्या आ गया, पोलैरिटी। तो हमने इसमें क्या इंड्यूस कर दिया, पोलैरिटी। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, अपन कहेंगे सर इसको ऐसे भी बोल दो ना, अपन को एक बात याद है कि आप अगर एक ही एनाइन में या किसी मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को किसी तरफ अगर डिस्टर्ब करते हो, बेंड करते हो, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, पोलराइजेबिलिटी। तो मैंने आपको पहले बता रखा है, पोलैरिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल बट पोलराइजेबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनाइन। इधर एनाइन तो नहीं था लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी जो अपन ने डिस्टॉर्ट या डिफॉर्म कर ली, फजान रूल में पड़ा हुआ है। तो ये पोलर नहीं था, उसके इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करके पोलैरिटी जनरेट किया, उसमें इंड्यूस किया। सो इंडक्शन तो इफेक्ट की वजह से होता है। तो अपन इसको कहते हैं कि एक पोलर मॉलिक्यूल हो दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो, तो उस केस में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच में बनेगा वो क्या बनेगा, डाइपोल जो है वो इसमें भी पोलैरिटी इंड्यूस कर देगा, डाइपोल इंड्यूस। अब अपन चेक करेंगे इंस्टेंटेनियस डाइपोल। अब यहां मतलब कोई डाइपोल डाइपोल टाइप का कुछ दिख ही नहीं रहा पोलैरिटी वाला, तो अपन कहेंगे फोर्थ वाले में इंस्टेंटेनियस
इंड्यूस्ड डाइपोल। डाइपोल फोर्सेस तो अपन कहेंगे the polarity in the non-polar molecules, atom or molecule, is generated by, अपन उसमें जनरेट करेंगे, is generated by physical changes, मतलब decreasing the temperature and increasing the pressure, तो अपन वैसे जनरेट करेंगे। चलो देखते हैं कैसे। we know that है ना, अपन को पता है, we know that non-polar molecules, ठीक है, और Cl2, N2, O2 and noble gases can be liquefied. अपन ना नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को भी लिक्विफाई, ऑक्सीजन को अपन लिक्विफाई कर सकते हैं, नाइट्रोजन को लिक्विफाई कर सकते हैं, नोबल गैसेस को भी लिक्विफाई कर सकते हैं। नोबल गैसेस का तो सेपरेशन ही लिक्विफिकेशन से होता है। हाँ, अपन को पता है कि देखो एटमॉस्फेयर में नोबल गैसेस होते हैं, तो सारे नोबल गैसेस होते हैं एटमॉस्फेयर में। हीलियम भी होता है, रेडियम को छोड़ के, क्योंकि वो रेडिएक्टिव होता है, बाकी सभी गैसेस होता है। सबसे ज्यादा आर्गन होता है, और हीलियम तो डिकम्पोजिशन से होता है, जो रेडियोएक्टिव मटेरियल है उसके डिकम्पोजिशन से हीलियम लिबरेट होता है, अल्फा पार्टिकल, वो अपन को पता है, तो वो भी लिक्विफाई होते हैं। अब अपन कहेंगे इनर्ट मॉलिक्यूल, और ये इस टाइप के जो, चलो ये मॉलिक्यूल्स तो अपन कहेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है, ये लिक्विफाई हो जाएंगे। नोबल गैसेस भी लिक्विफाई हो जाएंगे, उनको तो अपन इनर्ट गैस बोलते हैं। अब वो भी लिक्विफाई, वो कैसे लिक्विफाई हो जाएंगे? तो अपन कहेंगे देखो भाई, अगर किसी को लिक्विफाई करना है तो गैसेस में पार्टिकल दूर होते हैं और लिक्विड में पार्टिकल आपस में स्टिक होकर लिक्विफाई हो जाएंगे, और कम टेम्परेचर करेंगे सॉलिडिफाई भी हो जाएंगे, उसमें क्या। तो अपन कहेंगे लिक्विफिकेशन। चलो देखते हैं कैसे नोबल गैस लिक्विफाई होता है। मेरे पास आर्गन है, ये आर्गन है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। मैं दूसरा आर्गन एटम भी ले लेता हूं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ऐसे सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। तो अगर ये सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो अपन क्या करेंगे, अब इसमें प्रेशर इंक्रीज करता है, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, on increasing the pressure, atoms pressure and decreasing the temperature decrease करेंगे तो kinetic energy कम हो जाएगी ना, पास हो जाएगी, and decreasing the temperature, atoms comes close to each other, तो ये तो पास आ जाएंगे, बट there will be a repulsion between, a repulsion among the valence electron, ये आपस में रिपल भी तो करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इनमें आपस में रिपल्शन होता है। अब इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा तो लिक्विफाई कैसे करेंगे, तो अपन कहेंगे और प्रेशर बढ़ाओ। सो ऑन फर्दर इंक्रीज इन प्रेशर, अपन क्या करेंगे, इसमें और प्रेशर बढ़ाएंगे, उनको और पास लेके आएंगे, तो क्या होगा,
increase in pressure, the electron density of some molecule gets distorted. मतलब अगर एक भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे डिस्टॉर्ट हो गया, ऐसे अगर एक भी मॉलिक्यूल में ऐसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्टॉर्ट हो गया, वो सभी मॉलिक्यूल में जनरेट करते हैं। इस तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, क्योंकि वो रिपल्शन की वजह से इनिशियली तो वो रेजिस्ट करेगा, लेकिन बाद में क्या होगा कि मतलब वो रेजिस्ट करेगा, हम और प्रेशर बढ़ाएंगे तो किसी एक का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर डिस्टर्ब हुआ तो वो सभी में वो जनरेट कर देगा। क्या पहले नहीं था? पहले तो ना बोला, हमने हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर करके तुरंत इंस्टेंटेनियसली उसमें डाइपोल इंड्यूस किया। अगर द डाइपोल, वो सभी मॉलिक्यूल में डाइपोल जनरेट कर देगा, सभी में अपन डाइपोल जनरेट कर देगा। कैसे बन जाए? बस यही रीजन है जिसकी वजह से नोबल गैसेस भी लिक्विफाई होता है, ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, और इसी को कहते हैं अपन लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस। अगर आपने थोड़ा भी प्रेशर रिलीज किया तो फट से दूर चले जाएंगे, अपने आप ही लग जाएंगे। तो अभी अपन को काफी प्रेशर अप्लाई करके और टेम्परेचर कम करके हम पास लेके आए हैं, सो उनमें अट्रैक्शन शुरू हुआ। इसको करते हैं, बोलते हैं अपन लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस। सर तो फिर सब में होने लगेगा ना ये तो स्टार्ट? बिल्कुल ऑब्वियस बात है, तभी तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो अपन कहेंगे अगर कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो उसमें अपन बताएंगे कि भाई उसमें तो लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस होंगे। सो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में कौन से फोर्सेस बताएंगे अपन? पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन से बताएंगे? लंडन डिस्पर्शन। अब चलते हैं अपन उस क्वेश्चन पे। बेंजीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल, उसमें पोलैरिटी होती डाइपोल मोमेंट 0। पर डाइपोल मोमेंट सबसे बढ़िया तरीका होता है किसी की पोलैरिटी बताने का। अगर डाइपोल मोमेंट 0 मतलब वेक्टर कैंसिल हो रहे हैं तो डिस्पर्सन फोर्सेस, बस करेक्ट। क्या बताना था अपन को? Which of the following is not correctly matched with respect to the intermolecular forces among the following? Hydrogen bonding is not the dipole-dipole attraction. हाँ, तो वो तो पहले ही पता है अपन को कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द डाइपोल-डाइपोल। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, हाँ तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड क्या है? तो H3PO4 को ही बोलते हैं नॉर्मल एसिड को। ये लो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। अब भाई ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में तो मुझे OH दिख रहा है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलूंगा, लेकिन आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए मना किया है कि भाई इसको नहीं बोलना आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ तो ठीक है ना, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बताना ही पड़ता अपन को, ये डाइपोल डाइपोल नहीं होता, वो डिफरेंट होता है उससे। तो फिर इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलता, करेक्ट तो आपने मैच तो करेक्ट कर रखा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बता रखा है आपने, बट मैं डिस्पर्सन फोर्सेस भी बता दूंगा। अगर दो पार्टिकल में मुझे डाइपोल डाइपोल तो बताना नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो वो डिफरेंट होता है उससे। तो फिर बचा क्या? आप डाइपोल डाइपोल बताने नहीं दे रहे हो, इंड्यूस हो नहीं सकता क्योंकि वह नॉन पोलर नहीं है, तो मुझे इंस्टेंटेनियस डाइपोल और हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेक्ट अज्यूम करना पड़ेगा, वो करेक्ट होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो तो अपन को पता है कि भाई उसमें डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा और वन डाइपोल फोर्सेस होंगे, मतलब डिस्पर्शन फोर्सेस होंगे। डी वाले में अपन को ऐसे लिखना, आयोडीन मोनोक्लोराइड। भाई इस पर डेल्टा पॉजिटिव है, इस पर डेल्टा नेगेटिव है, और दैट्स अ पोलर है, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत डिफरेंस है। लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस, नो, लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस तो या तो I2 होता या फिर Cl2 होता, तो इनमें लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस होंगे, इसमें तो डाइपोल डाइपोल होंगे। दैट्स रॉन्ग, उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफी डिफरेंस है, तो अपन कहेंगे वो तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होने चाहिए। अगर इसमें लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस चाहिए तो मुझे या तो आपको I2 लेना पड़ेगा या फिर Cl2 लेना पड़ेगा। हाँ भाई, कौन सा क्वेश्चन था? सर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वापस बताना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वापस बताना। HCl तो अपन ने लिखा ना, अभी तो उसमें देख लिया ना डाइपोल डाइपोल, अभी तो HCl का ही अपन ने एग्जांपल। डाइपोल डाइपोल सर इसमें लंडन डिस्पर्शन कहाँ पे हुआ? अब डाइपोल डाइपोल के साथ साथ दो मॉलिक्यूल, क्योंकि नॉन पोलर गैसेस है ना, वन डाइपोल फोर्सेस तो सभी टाइप के होंगे इसमें,
इनके सरफेस एरिया भी तो आपस में अट्रैक्ट करेंगे भाई। अगर मान लो ऐसे आ गया तो फिर ये भी तो लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस है। ओके सर। अगर ऐसे है तो डाइपोल डाइपोल, और साइड में आए तो बताएंगे ना। C2 हो जाएगा। C5 वाला पूछा है आपसे, C2 वाला हो जाएगा। अब C2 वाले में भी यही है, एक बार पढ़ के देखो ना आप लोग। C2 वाला पढ़ के देखो भाई, मतलब आना चाहिए ना C2 वाला, आ जाएगा ना। बोलो भाई। किसी ने अपन से C5 भी पूछा था, तो अपन से पूछा था कि भाई इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स बताओ आप कौन सा होगा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तो अपन कहेंगे सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किसके पास है, पहले तो वो चेक कर लो। डेल्टा पॉजिटिव चार्ज मैंने आपको देखो ऐसे क्लास में बना के दिखाई थे, ऐसे क्लास में बताए थे हमने। डेल्टा पॉजिटिव तो सेम है। इन तीनों में से अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर कौन सा होगा, ये वाला। तो ये वाला स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, फिर ये वाला, फिर ये वाला। डेल्टा पॉजिटिव सेम। लेकिन अगर आप ऐसे लिखोगे, तो ये वाला स्ट्रॉन्गर होगा क्योंकि इसका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कर दे। इसका डेल्टा पॉजिटिव, भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसको बनाना है, हाइड्रोजन। तो बताओ इस वाले हाइड्रोजन पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा या इस वाले हाइड्रोजन पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज। तो अपन कहेंगे 1 वाले पे। क्यों, क्यों वो फ्लोरीन से अटैच्ड है। तो ये वाला हाइड्रोजन ज्यादा अच्छा बना सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब बस ये है कि इसको फ्लोरीन से लेना थोड़ा मुश्किल होता है, अगर ऑक्सीजन दे दो तो जल्दी ले लेगा, तो ज्यादा अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड ये होते हैं, ये थोड़ी होता है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट ये, फिर ये, फिर ये। तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेक करना है तो पहले किसको चेक करो, इसको, उसके बाद डोनर। अब क्या भाई C4 में इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे पता चलेगा, तो कैसे पता लगाते हैं भाई। C4 में आपको पता है, तो आप देख लो इसमें कि भाई जैसे अपन को गिवन है, अगर मॉलिक्यूल के अंदर ही बन सकता है। मैंने आपको बताया था जब इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि देखो जनरली बेंजीन का ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन होता है ना, उसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है इंट्रामॉलिक्यूलर। और जब ये जो है इसको 6 या 5 मेंबर्ड बनना चाहिए तो ही इंट्रामॉलिक्यूलर है, नहीं तो इंट्रामॉलिक्यूलर नहीं बनेगा। और सिर्फ ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन से ही इंट्रामॉलिक्यूलर बन सकता है। तो पहले आप सबके स्ट्रक्चर बनाओ, और अगर स्ट्रक्चर बन जाए तो फिर आप देखो कि इसमें जो इस टाइप का जो ट्रांजिशन स्टेट बनता है हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में, वो 5 या 6 मेंबर्ड बनना चाहिए। अगर 4 मेंबर्ड है मना कर देना, नहीं बनेगा। तो ठीक है, अपन ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें तो बनेगा ए ऑप्शन, आपने वही लिखा हुआ बेंजोल डी ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोल डी। बी वाले में आपने ऑर्थो, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाए हुए हैं भाई। एक बार नोट्स तो रिवाइज करो। काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं पता है, वो नोट्स रिवाइज नहीं करते हैं, वो बस ये है कि सर ने पढ़ा दिया अब सीधे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये भी बना 5 6 नंबर। फिर क्लोरल। अब क्लोरल का स्ट्रक्चर हो सकता है आपको ना पता हो, तो अपन ऐसे कर लेंगे। इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं है, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है बस, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है बस। इसको कहते हैं क्लोरल। 5 मेंबर्ड है तो बताएंगे कि इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग तो है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बोल सकते अपन उससे। तो अपन क्या बोले, ये क्लोरल ऐसे होता है CCl3 और C डबल बॉन्ड OH, दिस इज कॉल्ड क्लोरल।
और जब इसमें पानी ऐड करते हैं तो ये मतलब इसमें वाटर ऐड करेंगे तो ऐसे बनते हैं, इसको कहते हैं हाइड्रेटेड क्लोराइड। इसमें पानी ऐड किया तो वो बना क्लोरल हाइड्रेट बोलते हैं उसे। लास्ट वाला बोरिक एसिड। अब बोरिक एसिड तो इंटरमॉलिक्यूलर बनाएगा भाई, अगर किसी मॉलिक्यूल के पास ये सबके सब इंटरमॉलिक्यूलर बनाएंगे, सबके पास OH है, मैंने कहा अब इनमें ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन थोड़ी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में बनते हैं इंटर, ये बोलो भाई, और क्या, ये सब इंटरमॉलिक्यूलर बनाएंगे क्योंकि सबके पास OH है, सबके पास OH। कोई भी एसिड लिखो जिसमें OH हो, इनऑर्गेनिक एसिड, सबके सब बनाएंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, वो सब इंटरमॉलिक्यूलर है। अब इसमें बोरिक एसिड में क्या था, ऐसे था, ये लो भाई एम्प्टी ऑर्बिटल है और इसके पास, तो एम्प्टी ऑर्बिटल से कोई फर्क नहीं पड़ता अपन को, हमें तो OH दिख रहा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर बना दूं क्या इन दोनों में? हाँ बना दो, क्या प्रॉब्लम है भाई, इधर इधर बना देते हैं ऐसे, लो बना दिया, इस पर डेल्टा पॉजिटिव है, इस पर डेल्टा नेगेटिव है, लो कितना मेंबर बना, 4 मेंबर नहीं बनेगा, इंटरमॉलिक्यूलर बनेगा, हो गया इसमें। अब क्या पूछा है, एक्सरसाइज 3 का ऑनलाइन, हाँ एक्सरसाइज 3 का ऑनलाइन का 4th वाला एक बार बता देते हैं क्या प्रॉब्लम है। एक्सरसाइज 3 का ऑनलाइन का 4th वाला, हाँ तो हो गया, ये लो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इससे रिलेटेड है, तभी उसने पूछा कि ये वाला बताओ, तभी बता देता हूँ। अपन से कहा गया इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड, बता रहे हैं स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो इसमें अपन को बताया गया, सर आप ऑफलाइन वाला करा दो, मैंने ऑनलाइन वाला बोला। ये कौन सा बता रहा हूँ मैं, अच्छा ये तो ये ऑफलाइन है, ऑफलाइन का है जो। अच्छा ऑनलाइन बताना है तो ऑनलाइन वाला बता देता हूँ, ऑनलाइन वाला ठीक है, ठीक है। 4th वाले में मतलब अच्छा उन्होंने मतलब वैसे दे दिया कि भाई आप उर्वो बता दो, हाँ तो ठीक है ना, जितना ज्यादा वीक फोर्सेस होगा ना उतना ही ज्यादा पास लाके अपन को उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पता, तो ये वैल्यू जितना ज्यादा वीक फोर्स होगा ये वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। डिस्पर्सन फोर्सेस में क्या क्या गिवन है अपन को, R की पावर 6, R की पावर 3, R की पावर 2 और R बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्वेश्चन अपन को गिवन है, अब जैसे वीकेस्ट वाला अपन को गिवन है तो मतलब मैं बता दूंगा भाई लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस में तो ये R की पावर 6 होना चाहिए, है ना, और C वाला मतलब R टू द पावर ऑफ 3 होता है अपना डाइपोल में, तो आयन और आयन तो सीधा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, तो अपन 1/R ले लेंगे, है ना, 1/R ले लेंगे, दैट इज आयन डाइपोल, ठीक है। और डाइपोल में तो विल राइट दैट 1/R², R3, और अगर अपन लिखेंगे इंस्टेंटेनियस वो तो 1/R टू द पावर ऑफ 6 होता है, लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस, वो अपन लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब अभी बच्चे कर रहे हैं कुछ की AP1 का क्लास है, तो वो लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, तो अपन नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर नेक्स्ट टाइम अपन पढ़ेंगे रियल गैसेस, उसके बाद फिर अपन डिस्कस करेंगे, और अगर बीच में कोई टाइम मिला तो मैं बताऊंगा फिर। तो आज इतना ही पढ़ते हैं क्योंकि AP1 वालों का क्लास है। सर इस संडे के टेस्ट का सिलेबस क्या है?